हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और इस सीरीज का नाम है हमारी वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शास्त्रीय हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो किस मुगल सम्राट ने शास्त्रीय हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो ये करवाया था अकबर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। अकबर ने शास्त्रीय हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर यह मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट था, हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर अकबर इसने मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है ना, अकबर ने मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया है इबादत खाना, पंचमहल, आगरा का किला, आगरा का किला, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और इसने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर को भी बसाया था अकबर ने। ठीक है, फिर बात करें अकबर के युद्ध की कि अकबर ने कौन से युद्ध किए। तो अकबर के जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो ये हुआ था 1576 में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, पानीपत का ये दूसरा युद्ध किया था और हल्दी घाटी का युद्ध, ये युद्ध इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा आप। फिर आगे बात करें हम शाहजहां की। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लूँ, फिर हम शाहजहां की बात करते हैं। ओके, हाँ, तो शाहजहां, ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है, मुमताज़ की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, शाहजहां ने। शाहजहां इसने, एक मिनट, इसने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने। ओके, फिर हम बात करें जहांगीर, तो जहांगीर ये किसका बेटा था? तो जहांगीर ये अकबर का बेटा था। ठीक है, अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर इसने न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया। ठीक है, न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था, यानी कि जंजीर अदल का निर्माण करवाया था, जिसे बजाकर कोई भी राजा से न्याय की मांग कर सकता था। ठीक है, फिर जहांगीर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? ने निर्माण करवाए शालीमार बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, शालीमार बाग का निर्माण करवाया था श्रीनगर में। ओके, इसने
लाहौर में, लाहौर किले में, ठीक है, लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इतामुद्दौला का मकबरे का निर्माण करवाया, ठीक है, इतामुद्दौला के मकबरा का निर्माण करवाया। इसने नूरजहां के मकबरे का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, नूरजहां के मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। जहांगीर ने, जहांगीर इसकी आत्मकथा भी है, आत्मकथा, तो इसकी आत्मकथा है तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, ये इसकी आत्मकथा है। फिर बात करें हम औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब यह है शाहजहां का बेटा था, ठीक है, यह शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब इसने निर्माण करवाया था किन चीज़ों का, तो इसने निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया इसने दिल्ली में, ठीक है, और इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने लाहौर में, ठीक है, और इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है ना, बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगाबाद में, ठीक है, और इसने युद्ध भी किए थे, ठीक है, औरंगजेब ने युद्ध भी किए थे। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध ये किया था 1658 में, और इसके बाद इसने खजवा का युद्ध किया था, ठीक है, खजवा का 1659 में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं इसे याद रखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1885 में फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी, बहराम जी एम मालावारी, ए.के. फजलुल हक या जकीर हुसैन? तो 1885 में फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना ये की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। इनके बारे में बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी यह आईएनसी के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर बात करें बहरम जी एम मालावारी, तो बहरम जी एम मालावारी यह एक भारतीय लेखक, कवि और समाज सुधारक थे, ठीक है, समाज सुधारक थे। फिर ए.के. फजलुल हक, तो ये एक बंगाली वकील और राजनीतिक थे, ठीक है, बंगाली कवि वकील और राजनीतिक थे ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक इन्हें शेर ए बांग्ला भी कहा जाता था, ठीक है। फिर बात करें जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, और यह भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, भारत के उप राष्ट्रपति भी बने थे, तो ये बने थे 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। फिर जाकिर हुसैन इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1963 में, ठीक है। एक जाकिर हुसैन जो कि पहले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और एक है जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह बहमानी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
राइट आंसर ऑप्शन डी, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हसन गंगू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फिर फिरोज शाह बहमनी, ठीक है, तो ये बहमनी सल्तनत के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, तो यह तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जूना खान के नाम से इसे जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने चांदी के सिक्के की जगह, चांदी के सिक्के की जगह इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है, जिनके दाम चांदी के सिक्के के बराबर थे। ओके, फिर मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह नाम से कई लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये सही है। फिर है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, तो ये गलत है। फिर है सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सही है, तो राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो हम यहाँ पे बना लेते फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ई, फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है? 22, 23, 24, 21। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मूल सूची से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हटा दिया गया है तो वो है संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है कब? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इससे 301 के तहत 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 32 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चिल्का झील डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील, सबसे पहले बात करें चिल्का झील, तो चिल्का झील यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यह डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो चिल्का झील ये महानदी डेल्टा, ठीक है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिहाबा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, फिर है गोदावरी नदी, तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। कावेरी नदी, तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला, कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, फिर है नर्मदा नदी, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के
अमरकंटक पठार से, ठीक है, अमरकंटक पठार से यह निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? असम, केरल, तमिलनाडु या त्रिपुरा? तो मोहिनीअट्टम यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? 1914, 1931, 1928 या 1947? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित है? बाजरा, मक्का, जौ या गेहूं? तो वह खाद्यान्न फसल हरित क्रांति सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है, तो यह है गेहूं। राइट आंसर ऑप्शन डी, गेहूं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय में एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में चलाया गया अभियान का नाम क्या था? सॉरी, भाभी आंदोलन, फराइज़ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या अहमदिया आंदोलन? तो इस अभियान का नाम था खिलाफत आंदोलन। ये चला था 1919 से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिल्हन एक दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य षष्ठ, कुलोत्तुंगा प्रथम, राजा राज द्वितीय, विजय दत्त सप्तम? तो विल्हन, ठीक है, विल्हन ये एक दरबारी कवि थे विक्रमादित्य षष्ठ राज्य के। राइट आंसर ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट है, 1955 में डैश ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया। केलकर समिति, सरकारी समिति, करवे समिति या चक्रवर्ती समिति? तो 1955 में ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान आकर्षित किया है करवे समिति ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, करवे समिति। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती है? 2 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 24 अक्टूबर? तो कौन सी तिथि राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राउफ डैश का एक पारंपरिक नृत्य है जो ईद और रमजान के त्योहार पर किया जाता है। लेह, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो राउफ जो कि पारंपरिक नृत्य है ईद और रमजान के त्योहारों पर किया जाता है, तो यह जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक त्योहार है राउफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बने? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और चार्टर एक्ट 1813? तो किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बने? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 32 से 51, 12 से 36, 12 से 35 और 14 से 32? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है 12 से 35, ठीक है। यह भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है, जिसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भाग 3 में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का डैश हिस्सा है? 10%, 15%, 20% और 17.5%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.1 17.5% है। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में निम्नलिखित द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 41वां संशोधन अधिनियम 1976? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 द्वारा शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, मुंगेर, सूरत?
तो प्रसिद्ध भातखंडे संगीत संस्थान, तो यह लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ। ओके, नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984, 1982, 1988, 1985। तो भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी 1984 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बड़ा पर्वतमाला को डैश कहा जाता है? धौलाधर, पीर पंजल, कंचनजंगा, शिवालिक। तो हिमालय की सबसे बड़ा पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी शिवालिक। ठीक है, फिर बात करें कंचनजंगा। कंचनजंगा यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, यह बृहत हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, बृहत हिमालय का, ठीक है, बृहत हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है कंचनजंगा। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, फिर पीर पंजाल और धौलाधर। तो धौलाधर और पीर पंजाल यह मध्य हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था? भारत नौजवान सभा, स्वदेश बंधव समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। ठीक है, फिर है इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में। ठीक है, और फिर इसके बाद की थी 1916 में ही एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। ठीक है, फिर स्वदेश बंधव समिति, तो इसकी स्थापना की थी 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, फिर है भारत नौजवान सभा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, तो सही है। फिर उसने बीजापुर राज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो ये गलत है। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, तो ये भी सही है। तो अकबर के बारे में जो कथन है ऑप्शन 1 और 3, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था सांची स्तूप का? तो ये करवाया था अशोक ने। ठीक है, अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा था। अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। ओके, चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।